नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना सूत्र। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। देश दुनिया की 10 खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालिए और 10 प्रमुख खबरों पर हमारे साथ नजर डालिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से वो क्या सीख रहे हैं और साथ ही रणनीतिक संबंध और कितने मजबूत होंगे ऑस्ट्रेलिया से, इसकी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। साथ ही पीओके के लोगों पर किस तरह से कहर ढा रखा है वहां की फौज ने, इसको लेकर कुछ खास खबरें। लेकिन भारत में भी स्थिति चिंताजनक इस तरह से हो जाती है कि जब उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं और अभी जेल में हैं, उनके पिताजी आते हैं और सूचनाओं का बाजार गर्म हो जाता है। साथ ही बिहार में फर्जी डिग्री को लेकर आगे चलने वाले लोग अब किस तरह से रुकेंगे, क्या कर रही है बिहार सरकार, ये जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में कौन सी गैंग पकड़ाई, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि केरल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। तो ऐसी खास खबरें लेकर हम आपके सामने हैं, नजर बनाए रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा भारत के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आई है। सबसे बड़ी घोषणा क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम आपूर्ति से जुड़े ऐतिहासिक समझौते की रही, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत को मदद मिलेगी। पश्चिम एशिया और हॉर्मुज संकट के बीच भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी, कोयला और डीजल के आयात की घोषणा कर सकता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना, डाइवर्सिफाइड होना भारत की प्राथमिकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के गगनयान मिशन के लिए कोकोस द्वीप समूह पर स्थित अपनी अंतरिक्ष अवसंरचना उपलब्ध कराने पर समर्थन जताया है, जिससे मिशन की क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को अपना टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर बताया है और प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का करीबी मित्र कहा है। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा संबंधों को दर्शाता है। सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु के नागनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित भगवान कार्तिकेय की पवित्र पत्थर की मूर्ति भारत को लौटाने का निर्णय लिया है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वापस लाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुल मिलाकर यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष तकनीकी और सांस्कृतिक विरासत चारों क्षेत्रों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के बीच भी बहुत करीबी संबंध है। उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मधुर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो रही है। इसी बीच क्या सीखा है प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया से, वो प्रधानमंत्री बतला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध के विषय पर कहा, हम आपसे सीख रहे हैं। यह बयान भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार डिजिटल उपयोग को लेकर बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है। वहीं मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत अब अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन और अन्य अंतरिक्ष परियोजनाएं भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन बयानों से स्पष्ट है कि भारत एक और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अनुभवों से सीखने पर जोर दे रहा है, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें सीखना हो तो सीखेंगे, सिखाना हो तो सिखाएंगे भी, और इसी तरह के तालमेल से दुनिया और खूबसूरत और शांत होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोग साझा कर रहे हैं। और इन वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो ये कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी हथियारों से हमला कर रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बात सामने आई है और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो एआई जनरेटेड नहीं है। इसलिए इनके स्थान, समय और परिस्थिति के बारे में आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की सरकार जाहिर है नहीं हो सकती है। वहां का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरह से इस मामले में सचेत है। यदि यह दावा सही पाया जाता है तो यह गंभीर चिंता का विषय होगा और मामले की निष्पक्ष जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराए जाने की मांग भी तेजी पकड़ेगी। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आधिकारिक बयान और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि का इंतजार करना भी उचित है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को एक कथित ड्रग्स मामले में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का दावा है कि संदिग्ध ड्रग्स तस्करों से पूछताछ के दौरान उनका नाम सामने आया। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और लड़ाई निरंतर जारी रखने के लिए भी उन्होंने कमर कसी है। वहीं नाना पटवारी का नाम पहले भी कई विवादों और आपराधिक मामलों में आ चुका है। उन पर अतीत में हत्या के प्रयास, जमीन कब्जाने और आपराधिक धमकी देने जैसे मामले लगे हैं, मतलब इनके आरोप लगे हैं। वर्ष 2018 में उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2018 के खुशी कुलवाल आत्महत्या, जो वहाँ के इंदौर का एक बहुत चर्चित घटनाक्रम था, खुशी कुलवाल आत्महत्या प्रकरण की जांच के दौरान भी उनका नाम सामने आने की खबर आई थी। हालांकि इन मामलों में कई आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहे हैं या उनका अंतिम निर्णय अलग अलग मामलों में अलग अलग स्थिति में हो सकता है। फिलहाल जब कोई एक बड़ा नेता या एक बड़ा नाम इस तरह से हिरासत में आता है तो हिस्ट्री भी खंगाली जाती है।
फिलहाल ड्रग्स मामले में भी जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों तथा न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। देखते हैं आगे आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में होता है क्या। अब हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर है। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के 4 कथित सदस्य मारे गए। इस कार्रवाई में एक बदमाश और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एसीपी धर्मवीर सिंह के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा स्कॉर्पियो में सवार कुछ हथियारबंद संदिग्ध इलाके में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि जब टीम सुशांत लोक क्षेत्र में पहुंची तब कथित तौर पर बदमाश करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस और इस फायरिंग के अंदर जिसमें 4 आरोपियों पुलिस के 3 जवान घायल हुए। पुलिस ने जो आत्मरक्षा के अंदर अपनी फायरिंग की तो उसके अंदर जो 5 शूटर्स थे, उस गाड़ी के अंदर 5 ही शूटर्स गोली लगी। वहीं बिहार में क्या हुआ। बिहार में भी फर्जीवाड़ा जो हुआ था उसकी पोल खुली है। बिहार सरकार ने फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में 3035 सरकारी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। शिक्षक वो भी फर्जी डिग्री को लेकर सामने आए। मामला गंभीर है। यह कार्रवाई वर्ष 2005 से 2015 के बीच हुई शिक्षक नियुक्तियों की व्यापक सतर्कता जांच के बाद की गई है। सरकार के अनुसार अब तक इस मामले में 1830 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही जिन शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का आरोप है उनसे अब तक दिए गए वेतन की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की गई। राज्य सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। उन्होंने मांग की है कि अब पेट्रोल की कीमत घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर की जाए। उनका कहना है कि आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती की जानी चाहिए। वहीं उपलब्ध कर संरचना के आधार पर यह तर्क भी सामने रखा जा रहा है कि यदि पंजाब सरकार अपने हिस्से के वेट और अन्य करों में कमी करती है तो राज्य में पेट्रोल की कीमत लगभग 91 रुपए प्रति लीटर तक आ सकती है। हालांकि पेट्रोल की अंतिम कीमत केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क, राज्य सरकार के वेट, डीलर कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए 82 रुपए प्रति लीटर का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर करों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वापस जंग छिड़ गई है और क्रूड ऑयल के दाम में छलांग लगाई है ऊपर की ओर, ऐसे में अभी तक थोड़ा बहुत कहा जा रहा था कि अभी जो क्रूड ऑयल में गर्मी आई है उसके चलते 11 रुपए प्रति लीटर की बचत कंपनियां कर रही थी, लेकिन अब वापस क्रूड ऑयल ऊपर बढ़े हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार ने समय रहते दाम कम नहीं किए थे तो वो एक तरह से ठीक था, क्योंकि इतनी तेजी से दाम कम करके फिर बढ़ाना पड़ते। तो फिलहाल ये दोनों पक्ष आपके सामने हैं। केरल की बात करें, केरल की बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन का कहना है कि हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को सजाया है, उनका क्या कहना है कि लगभग 57,000 करोड़ में ये पूरी की जा सकती है हाई स्पीड रेल परियोजना। वहीं केरल सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसकी संभावित लागत 1.1 लाख करोड़ आंकी है, मतलब जस्ट डबल के लगभग, जो श्रीधरन के अनुमान से लगभग दोगुनी है। विशेषज्ञ समिति का तर्क है कि केरल की चुनौतीपूर्ण मिट्टी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्माण लागत काफी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर ई श्रीधरन का कहना है कि परियोजना तकनीकी रूप से पूरी तरह संभव है। उनका अनुभव भी काफी व्यापक रहा है। जैसा कि हमने बताया कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध दिल्ली मेट्रो परियोजना ई श्रीधरन के प्रयासों से ही संभव हो पाई थी। उन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया है और ये देश के सबसे कठिन इलाके माने गए थे। तो अब इस परियोजना की वास्तविक लागत क्या होगी, इसका अंतिम निर्णय विस्तृत सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और सरकारी मंजूरी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। भारत म्यांमार सीमा को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार भारत म्यांमार की लगभग 1610 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम कर रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 31,000 करोड़ बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य सीमा पार गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जाएगा। यह परियोजना भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि इसके क्रियान्वयन और समय सीमा से जुड़े विस्तृत विवरण सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से ही जारी किए जाएंगे। फिलहाल ये राहत की बात है कि हम अपनी सीमाओं को लेकर सचेत हैं, वहां पर फेंसिंग कर रहे हैं, घुसपैठ को रोकने की न केवल कोशिश बल्कि घुसपैठियों को निकालने के लिए भी कमर कसे हुए हैं। ये भारत की आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अब बात करते हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, जो उमर खालिद के पिता हैं, वही उमर खालिद जिन्होंने नारे लगाए थे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वाली गैंग, जो अभी जेल में है। लेकिन उनके शुभचिंतक बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो देश विरोधी नहीं बल्कि देश में बदलाव लाने के प्रतीक हैं। तो उनके पिताजी जो हैं वो आ गए जंतर मंतर में और एक विरोध प्रदर्शन में पहुंचे, ये खबर आई। तो उनके बारे में बता दें कि उन्होंने अतीत में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के संस्थापक सदस्यों में से एक और संगठन का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बताया जाता है।
बाद में भारत सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया और इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया। सिमी पर विभिन्न आतंकी मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं और संगठन पर प्रतिबंध भी लागू है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाता है और वो भारत में अब हर पहलू से जारी है। देश विरोधी तत्वों को कानून के दायरे में लाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए, उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे किए जाएं और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी पेशी ना होने पाए, ये सरकार की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। तो ये आज की टॉप 10 खबरें। नमस्कार।